हेलो स्टूडेंट्स। जैसे हमने स्टडी किया है 3 पार्ट्स के अंदर मैटर को। अब हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट जो हम कॉन्टिन्यूस है, जो थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था। वो क्या था? थर्ड पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्टेट है वो किस तरीके से चेंज हो सकती है। स्टेट को आप कैसे चेंज कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस किया था। तो हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया वो चेंज स्टेट का जो चेंज है वो डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ओनली। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं तो कि जो स्टेट है उसके ऊपर प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है मैटर के ऊपर या उसकी स्टेट के ऊपर। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर, कि जब हम किसी भी मैटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट पर क्या फर्क पड़ता है। तो आपको भी पता है कि मान लीजिए कोई भी चीज है और उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने पर जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आते हैं। पार्टिकल्स है तो क्या आते हैं? क्लोज आते हैं। और क्लोज आने की वजह से जो उसकी मूवमेंट है, पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो रुक जाती है। उस तरीके से जो स्टेट है वो पार्टिकल की चेंज हो सकती है। तो देखिए क्या है, ऑन अप्लाइंग द प्रेशर, की प्रेशर को अप्लाई करने पर द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रोड क्लोज टुगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम can be changed. For example, carbon dioxide gas can be solidified by applying pressure and lowering temperature. अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये कह रहा है कि भाई अगर हम किसी भी मैटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो उसके पार्टिकल हैं वो बहुत क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, और इस तरीके से हम मैटर की जो स्टेट होती है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर देते हैं, टेम्परेचर को भी थोड़ा लो कर देते हैं लेकिन प्रेशर को बढ़ा देते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, तो जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो इस तरीके से जो प्रेशर है वो भी यूज किया जा सकता है। किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है? किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या हो सकता है किसी भी मैटर के ऊपर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं, और चीजों को डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि क्या क्या हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए सॉलिड है। अगर आप सॉलिड को हीट करते हो तो ये किसमें बदलता है? लिक्विड में बदलता है। किसमें बदलता है? लिक्विड में बदलता है। और लिक्विड को अगर आप हीट करते हो तो इसमें बदलता है गैस में बदलता है। ठीक है जी। अब इसके कुछ नाम है। नाम क्या? जैसे जब भी कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा इसको हम क्या बोलते हैं? उसकी मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? मेल्टिंग। जब भी कोई लिक्विड गैस में बदलेगा उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है जी। अब जब भी कोई लिक्विड लिक्विड से गैस में बदलेगा, अगर इसको कूल किया जाए तो ये प्रोसेस उल्टी भी हो सकती है, लिक्विड से गैस में। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सॉरी, सॉरी, यहां पर हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है जी। और इसको हम बोलते हैं सोलिडिफिकेशन। ठीक है। अब ये भी कूल करने पर होगा
ये टेम्परेचर डाउन करने पर होगा। इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं, ठीक है, या सोलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग नाम दिए जाते हैं अलग अलग। अब एक प्रोसेस होती है इसके अंदर, जो ये मेरा बताने का रीजन था वो ये था कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या होती है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन हम किसको बोलते हैं? सब्लिमेशन हम बोलते हैं कि जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस के अंदर बदल जाए, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाए, जब हम उसको हीट करें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इट इज द प्रोसेस, इसको राइट डाउन कर लेना, इट इज द प्रोसेस by which solid directly change to gaseous state is called as sublimation। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल है कैम्फर। इसका एग्जांपल भी है, क्या है? कैम्फर। एग्जांपल है कैम्फर। अब ये कैम्फर जिसको कपूर बोलते हैं हिंदी में, वो एक कैम्फर इसका एग्जांपल है। एक है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जो घरों में यूज होती हैं गोलियां, कपड़े वगैरह को सेफ रखने के लिए, तो उसको हम नेफ्थलीन बोलते हैं। और वो भी क्या होती है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलती हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। और एक प्रोसेस होती है डिपोजिशन। डिपोजिशन भी सब्लिमेशन की तरह ही है, और लेकिन ये सब्लिमेशन से उल्टा प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है उल्टा? कि इसके अंदर अगर हम गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में ना आकर डायरेक्ट सॉलिड में आ जाएगी। लिक्विड में ना आकर डायरेक्ट किसमें आएगी? सॉलिड में आ जाएगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका एग्जांपल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। डिपोजिशन क्या होता है? the process during which the matter directly changes to directly changes from gas to solid state is called as deposition। ठीक है जी। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल हमारे पास है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को
कूल करते हैं या उसको प्रेशराइज करते हैं, जैसे अभी पढ़ा भी, तो वो क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं, जिसको हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास ये दो प्रोसेसेस थी, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। तो इनको राइट डाउन जरूर कर लेना अपने नोटबुक के अंदर। तो आते हैं हम वापिस अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है इवेपोरेशन। टॉपिक का नाम क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? तो भाई इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, इसके बाद से पहले थोड़ा सा हम डेली लाइफ एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई फ्लोर है, फ्रेश है, आपके घर का फ्रेश है या ओपन आंगन का फ्रेश है, मिट्टी नहीं है, आपने इसके ऊपर पानी डाल दिया। अब गर्मियों का टाइम से आजकल का मौसम है, गर्मियों का टाइम है, तो जैसे आपने इसके ऊपर पानी डाला, 10 या 15 मिनट्स के बाद ये पानी यहां से गायब हो जाए। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी ये पढ़ा कि जब भी कोई लिक्विड गैस में बदलेगा, उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं, और जिस टेम्परेचर पर बदलेगा उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई लिक्विड गैस में बदलता है, उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं, और जिस टेम्परेचर पर बदलता है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ऐसा तो है नहीं कि जहां पर आपने पानी डाला था वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना? जो नॉर्मल हमारा एरिया है, या हम बात करें तो नॉर्मली जो अर्थ के सरफेस के ऊपर 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं हो सकता, हम उसे जनरेट करते हैं बाय हीटिंग। तो यहां पर वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट कैसे होगा? वाटर गया कहां पे? वाटर कन्वर्ट तो हुआ वेपर में, लेकिन पानी गया कहां पर, इसके बारे में जानते हैं। तो ये वही प्रोसेस है जो हमें ये बताती है कि जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है बिना उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वहां पर रीच करे। ऐसा होता क्यों है अभी हम बात करेंगे। तो देखते हैं इवेपोरेशन होती क्या। देखिए, द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर। देखो, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करी इसने, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन ऑफ इज ए सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिनन है। कहने का मतलब, देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक वो था, कोई भी कंटेनर था, और उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स, और यहां पर ऊपर एयर ब्लो हो रही है, एयर ब्लो। ठीक है, अब ये होता क्या है कि मान लीजिए यहां पर अपर सरफेस के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, इस एयर से टेम्परेचर लेते हैं, और कुछ एनर्जी वो नीचे वाले वाटर के मॉलिक्यूल से लेते हैं। तो वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो इस सरफेस को छोड़ सकें और वेपर में कन्वर्ट हो सके। किस में कन्वर्ट हो सके? वेपर में कन्वर्ट हो सके, और बिना बॉइलिंग पॉइंट पर रीच करे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानते हैं। क्या क्या कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे अगर कहीं पर मान लीजिए ओपन सरफेस है, वहां पर एयर ब्लो हो रही है, तो जो पानी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा कम मिलता।
ऐसा इसलिए होता है कि जो अपर सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो एनर्जी लेते हैं ऊपर से, लेकिन वो इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। इसलिए वो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो नीचे वाले सरफेस से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देते हैं और इनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ऊपर वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो पानी का टेम्परेचर है वो डाउन आ जाता है। इसका एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे गर्मियों के दिनों में जब समर्स होती हैं तो जब हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होगी तो स्वेटिंग के टाइम पर जब स्वेटिंग होती है तब तो हमें बहुत गर्मी लगती है, लेकिन जब ये ड्राई होना या सूखना शुरू करती है, स्वेटिंग जब पसीना सूखना शुरू करता है तो क्या होता है भाई, तब हमें बड़ी कूलिंग फील होती है। क्या फील होता है? कूलिंग फील होती है। ऐसा क्यों होता है? कूलिंग फील क्यों हुई? ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए हमारी बॉडी है, बॉडी के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है जिसको हम स्वेटिंग के नाम से जानते हैं। अब बाहर से वो टेम्परेचर ले रहा है, लेकिन इतना टेम्परेचर नहीं होता कि वो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाए। अगर हम हवा में जाएं या कहीं पर एयर ब्लो हो रही है तो कुछ टेम्परेचर, कुछ एनर्जी वो हमारी बॉडी से ले लेता है और वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, बड़ी ठंडक महसूस होती है, कूलिंग महसूस होती है। यहां कुछ बात करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ परफ्यूम्स वगैरह आते हैं, तो परफ्यूम्स वगैरह आते हैं, जैसे ही हम परफ्यूम्स की बोतल को अपने पाम पे रखते हैं, अपने हाथ पे रखते हैं, या हम कह सकते हैं कि पाम के ऊपर, हाथ के ऊपर हम जो परफ्यूम है उसको स्प्रे आउट करते हैं, तो स्प्रे आउट करने पर उसके मॉलिक्यूल हमारे पाम के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से एनर्जी लेते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कूलिंग महसूस होती है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग महसूस होती है। तो इवेपोरेशन जो हमारे पास है वो एक कूलिंग प्रोसेस है। अब और एग्जांपल हम अगर इसके देखें तो और एग्जांपल के अंदर आता है, जैसे हमारे पास मटका होता है, ठीक है ना, जैसे हमारे पास मटका होता है या अर्थ पॉट जिसको हम बोलते हैं, अर्थन पॉट बोलते हैं, मिट्टी का जो मटका होता है उसके अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो पानी है ना वो बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। जैसे गाँव के एरिया में अगर हम बात करें तो मटके का बहुत ज्यादा यूज, पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, तो उसमें पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। तो उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है उसके बारे में, प्लास्टिक के पोर्ट्स के अंदर या स्टील के पोर्ट्स के अंदर या मेटल के पोर्ट्स के अंदर पानी ठंडा नहीं रहता, लेकिन जो मिट्टी के पोर्ट्स होते हैं, अर्थन पोर्ट्स को बोलते हैं, या जो मिट्टी के जो हमारे घड़े होते हैं उनके अंदर पानी ठंडा रहता है। ऐसा क्यों? इस बात को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो मिट्टी के पोर्ट्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस सरफेस नहीं होता, वहां पर टीनी टीनी पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? टीनी पोरस होते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के पोरस, जिसकी वजह, जिसमें से पानी धीरे धीरे बाहर की तरफ आता है, बहुत धीरे धीरे बाहर की तरफ। अब मान लीजिए कोई वाटर मॉलिक्यूल यहां पर है और यहां पर एयर ब्लो हो रही है, एयर ब्लो हो रही है। अब एयर ब्लो होने की वजह से कुछ टेम्परेचर ये वाला मॉलिक्यूल इधर से लेगा और कुछ टेम्परेचर, कुछ हीट कहां से लेगा, अंदर वाले जो मॉलिक्यूल है उनसे लेगा। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती रहती है लगातार, और उसकी वजह से जो मटके के अंदर का पानी है ना वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो अंदर से हीट लेती है और जो वाटर मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो अर्थन पोर्ट होते हैं उनके अंदर पानी जो हमें ठंडा मिलता है। एक एग्जांपल हो रहा है डेजर्ट कूलर। या हम सिंपल कूलर की भी बात कर सकते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं कूलर या डेजर्ट कूलर। उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से मान लीजिए यहां पर फैन होता है और इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे, जो पीछे बैक वाला सरफेस है ये वाला, इसमें हवा क्रॉसिंग, हवा की क्रॉसिंग के लिए कुछ चीजें लगाई जाती हैं, जैसे पैड्स होती हैं वो लगाई जाती है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, पानी ब्लो करता है ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे,
यहां पर भी और पीछे वाले सरफेस। जैसे ही यहां से हवा क्रॉस होती है तो क्या होता है, जो हवा है वो वाटर मॉलिक्यूल को इवेपोरेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि उसका बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा सके। तो ये क्या करती है, कुछ टेम्परेचर वाटर मॉलिक्यूल को देती है, वही वाटर मॉलिक्यूल कुछ टेम्परेचर अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल से ले लेता है और खुद इवेपोरेट हो जाता है, और अंदर वाली जो हवा होती है उसको क्या कर देता है, कूल कर देता है, उसको क्या कर देता है, कूल कर देता है। यही रीजन है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, या कह सकते हैं हम जहां पर ड्राई एयर चलती हैं, जिसको हम लू भी बोलते हैं, वो चलती हैं, तो उस टाइम पर जो वाटर कूलर होते हैं उनका जो वाटर है वो जल्दी खत्म हो जाता है, यानी कि वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि एयर का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, इसका मतलब वो ज्यादा पानी को इवेपोरेट करती है और वो को कूल करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास जो डेजर्ट कूलर होते हैं, या हमारे पास जो अर्थन पोर्ट होते हैं, या हमारे पास जो स्वेटिंग का फिनोमेना है, वो सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, इवेपोरेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, इवेपोरेशन बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो हमारे पास इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कितना सरफेस ओपन है। जितना सरफेस ओपन होगा इवेपोरेशन की प्रोसेस उतनी ज्यादा होगी। मान लीजिए जैसे इवेपोरेशन का एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे हमारे कपड़े हैं, वो कपड़े सूखते हैं, ड्राई होते हैं, जब हम कपड़े वॉशिंग होती है उसके बाद हम कपड़े को सुखाते हैं, तो वो इवेपोरेशन की प्रोसेस से ही सूखते हैं, क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर, वो उस वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एयर के साथ इवेपोरेट हो जाते हैं, और जो हमारे कपड़े वो सूख जाते हैं। अगर हम कपड़ों को फैलाकर रखेंगे, मतलब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसी तरीके से अगर सेकेंड फैक्टर जो इसको वो करता है वो है स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर कि आपको पता है कि जितनी ज्यादा एयर होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी एयर की उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। हमारे कपड़े, या हम कह सकते हैं, वो बहुत जल्दी सूखेंगे। या अगर हम पानी कहीं फेंक दिया है और एयर बहुत तेज चल रही है, तो वो बड़ी आसानी से क्या कर देती है, इवेपोरेट कर देती है। थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी। इन एयर कि जो एयर है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, क्या वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस कैसी होगी। जैसे अगर हम बात करें कि जब रेनी सीजन होते हैं, जब बारिश के मौसम होते हैं या रेनी सीजन होते हैं और साथ में गर्मी भी होती है, उस टाइम पर जो कूलर हैं, डेजर्ट कूलर जिसको हम बोल रहे थे, वो अच्छे से काम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो वाटर को इवेपोरेट होके जाना कहां पे है, एयर के अंदर जाना है, और एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल पहले से ही ज्यादा है, तो वो और इवेपोरेशन कर नहीं पाते। तो अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी जो एयर के अंदर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल एयर के अंदर इंक्रीज होते हैं, तो हमारे जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये कुछ फैक्टर्स थे, फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या थे, पहला था सरफेस एरिया, दूसरा है स्पीड ऑफ एयर, चौथा है ह्यूमिडिटी, पांचवा इसके अंदर हो सकता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगी। जैसे गर्मियों में इवेपोरेशन की प्रोसेस ज्यादा होती है, सर्दियों में इवेपोरेशन की प्रोसेस कम होती है, क्योंकि इसलिए सर्दियों में कपड़े जो है हमारे वो जल्दी नहीं सूखते, लेकिन गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। तो कहने का मतलब टेम्परेचर है वो भी एक अच्छा फैक्टर है। टेम्परेचर बढ़ने पर भी क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस इंक्रीज होती है। तो सभी बच्चे इस जो चार फैक्टर्स हैं
उनको बड़े अच्छे से नोट डाउन करेंगे और इसके इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसके जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर वो राइट डाउन करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो नोट्स या जो डिस्कस करना था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर। तो थैंक यू सो मच।